नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? और यह लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। आइए जानते हैं प्रज्वला चैलेंज है क्या। ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे आप DNRLM के नाम से जानते हैं, उसने प्रज्वला चैलेंज को लॉन्च किया है। इस चुनौती के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों, उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य लोगों से विचार आमंत्रित किए जाएंगे। तो प्रज्वला चैलेंज बेसिकली एक तरह का कंपटीशन है स्टार्टअप्स के लिए, और ये स्टार्टअप रिलेटेड होने चाहिए, रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए होने चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी भलाई के लिए होने चाहिए, उनसे उनकी आजीविका से जुड़े हुए होने चाहिए, उनकी आय को बढ़ाने वाले जो भी उपाय हैं उनसे जुड़े हुए होने चाहिए। और इसमें एक तरह का कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। इसमें आपके पास जो भी इस तरह के बिजनेस आइडियाज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनका आप प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे और वहाँ से आपको फंडिंग मिलेगी। फंडिंग भी दो तरह की होती है, एक होता है ग्रांट, एक होता है फंडिंग। जो ग्रांट होता है जिसे आप अनुदान के नाम से जानते हैं, इसमें कुछ एक अमाउंट अगर आपका आइडिया पसंद आ जाता है, ज़रूरी नहीं कि आपका बिजनेस चल ही रहा हो, केवल ऑन पेपर पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो और वो आइडिया पसंद आ जाता है, कंपटीशन में टॉप पर रहता है, तो एक अमाउंट 5 लाख 10 लाख या जो भी तय हो वो आपको दे दिया जाता है। उस पर ना तो ब्याज लिया जाएगा, ना ही वो अमाउंट आपसे वापस लिया जाएगा। दूसरा तरीका होता है फंडिंग का, जिसे फंडिंग के ही नाम से जानते हैं, इंक्यूबेशन पिच के नाम से जानते हैं। उसमें उस बिजनेस में सामने वाली कंपनी या सरकार जो भी है वो पैसा लगाएगी और आपके प्रॉफिट का कुछ शेयर वो लेगी। प्रॉफिट के साथ अगर लॉस होता है तो वो भी उसके हिस्से में जाएगा। और इसमें जो है ग्रांट और फंडिंग जो है वो तो है ही, साथ में जो भी आइडियाज़ जाएंगे उसमें जो टॉप 5 आइडियाज़ रहेंगे उनको 2 लाख ईच, प्रत्येक को 2 लाख रुपए का प्राइज दिया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। किस संस्था ने स्टॉक एक्सचेंजों से इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस यानी कि IRRA प्लेटफॉर्म स्थापित करने का आग्रह किया है? और यह आग्रह किया गया है सेबी के द्वारा। ये आग्रह किया गया है, उनसे कहा नहीं गया है, कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, एक सुझाव दिया गया है सेबी की तरफ से। और ये है क्या? तो बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को एक इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए कहा है। यह प्लेटफॉर्म निवेशकों को ट्रेडिंग सेवाओं में व्यवधान के मामले में अपनी स्थिति को समाप्त करने या लंबित ऑर्डर को रद्द करने का अवसर देगा। जब भी आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बीच में एक मीडिएटर चाहिए, आप डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो बीच में ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपना अकाउंट उनका होता है, साथ ही आपके अकाउंट पे वो ट्रेडिंग करते हैं। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है जैसे NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और अभी हाल ही में सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी बनाने की बात कही है, तो उनके माध्यम से इन सारे स्टॉक एक्सचेंजों में इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात की है। सेबी ने सुझाव दिया है ताकि ट्रेडर्स अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो जो बाकी शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग हैं उनको अपने ऑर्डर रद्द करने या अपनी स्थिति को समाप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए ट्रेडर्स के बिना, यानी ट्रेडर्स की मनमानी अगर होती है तो उसके बिना वो इस काम को कर सकें। ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात सेबी की तरफ से कही गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित खबरों में रहा न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में स्थित है? और यह न्यू जलपाईगुड़ी जो है स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। और ये खबरों में क्यों रहा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। यह सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में एक रेलवे स्टेशन है और इसे उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार माना जाता है। जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं उसमें सबसे पहला प्रवेश द्वार यही माना जाता है, यहीं से उत्तर पूर्व राज्यों की शुरुआत होती है। वंदे भारत एक्सप्रेस 7.45 घंटे में 564 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और अभी हाल फिलहाल में जो भी ट्रेनें चल रही हैं उसमें सबसे तेज है। और अभी आपने सोशल मीडिया में या खबरों में कई बार देखा होगा कि वंदे भारत ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई जानवर सामने आ जाता है तो टूट जाती है उसकी आगे की जो बॉडी है, और उसको ये दिखाया जा रहा है कि काफ़ी कमज़ोर बॉडी है। ऐसा नहीं है। एक तो इसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन है, और एरोडायनेमिक में इसके डिज़ाइन के साथ साथ कोई भी वाहन जो होता है जिसको एरोडायनेमिक बनाया जाता है उसमें उसकी डिज़ाइन के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो हल्के से हल्का हो, उसमें जो भी मटेरियल यूज़ हो वो हल्का हो ताकि वजन कम रहे और स्पीड तेज रहे।
तो इस वजह से इसकी फाइबर बॉडी बनाई गई। दूसरी चीज़ ये कि इसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि अगर इसमें सामने कोई जानवर आ जाता है और उससे टकरा जाता है तो बॉडी जो ट्रेन की है उसको नुकसान हो, वो डैमेज हो, जानवर को कम से कम नुकसान हो। तो ये जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं ये गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न। ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? और ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं लूला डे सिल्वा। और देखते हैं इनके बारे में। वामपंथी नेता लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं। ब्राज़ील राष्ट्रपति चुनाव में जायरे बोल्सोनारो को वामपंथी नेता लुइस इनासियो लूला डे सिल्वा से हार का सामना करना पड़ा। काफ़ी दिनों तक बोल्सोनारो ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया। और ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदले। सन 1985 में जब ब्राज़ील में लोकतंत्र आया, चुनी हुई सरकार आई, तब से ये पहली बार है कि एक राष्ट्रपति जो जीत जाता है तो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो पद को नहीं छोड़ रहे थे। और उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति जो भी जीते हैं इनकी जीत को नहीं माना, ना उन्होंने माना ना उनके समर्थकों ने माना। फिर काफ़ी हंगामा हुआ। इसके बाद उन्होंने देश को छोड़ दिया और लूला डे सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद यहाँ की एक परंपरा है कि राष्ट्रपति जो होता है, वर्तमान राष्ट्रपति, उसको पूर्व राष्ट्रपति एक साइड बैंड पहनाता है। जैसा कि आपने देखा होगा मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड में होता है कि जो पूर्व मिस वर्ल्ड या मिस इंडिया है वो क्राउन पहनाती हैं वर्तमान जीतने वाली प्रतिभागी को। तो इसी तरह से यहाँ साइड में एक बैंड पहनाया जाता है, वो पूर्व राष्ट्रपति पहनाते हैं वर्तमान राष्ट्रपति को। मगर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि ये चीज़ वहाँ नहीं हो पाई। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने वहाँ की एक अश्वेत महिला के हाथों से इस बैंड को पहना और अश्वेतों का दिल जीतने की कोशिश की। और इसके साथ ही इन्होंने अपनी कैबिनेट में सबसे पहला प्रस्ताव जो पारित किया, तो ब्राज़ील के जो जंगल थे उनका अवैध खनन हो रहा था, अवैध कटाई हो रही थी, उसको रोकने का इन्होंने सबसे पहला प्रस्ताव राष्ट्रपति बनने के बाद ही पारित किया। क्योंकि ब्राज़ील जो है ये पूरे विश्व जलवायु में बायोम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अमेजन जंगलों का काफ़ी हिस्सा ब्राज़ील में आता है और इस वजह से इनका ये जो प्रयास है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ब्राज़ील के लिए, विश्व के लिए और मानवता के लिए। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और यहाँ की मुद्रा है ब्राज़ीलियाई रियल। देखते हैं अगला प्रश्न। सरकार डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा फंड लॉन्च करेगी? और डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार लॉन्च करने जा रही डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड। और ये डीप टेक फंड्स क्या हैं? तो सामान्यतः ऐसे स्टार्टअप कृषि, जीवन विज्ञान, रसायन विज्ञान, एरोस्पेस और हरित ऊर्जा पर काम करते हैं। हालांकि इन तक ही ये सीमित नहीं रहते हैं। डीप टेक स्टार्टअप ड्रोन डिलीवरी और कोल्ड चेन प्रबंधन से लेकर जलवायु कार्यवाही एवं स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये इस तरह के स्टार्टअप्स हैं जो इन्वायरमेंट के क्षेत्र में या हरित ऊर्जा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी क्षेत्र के लिए सीमित है, मगर इन क्षेत्रों में इनकी भागीदारी ज़्यादा रहेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगा दी है? और यह रोक लगाई गई है रूस के द्वारा। रूसी सरकार ने उन देशों और कंपनियों को तेल की सप्लाई पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है जो यूक्रेन में मॉस्को के हमले के जवाब में पश्चिमी देशों के प्राइस कैप के समर्थन में है। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप किसी भी देश में ऐसे प्रतिबंध नहीं लगा सकते, आपको कोई तो रीज़न चाहिए ही होगा। तो जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने रूस पर एक प्राइस कैप लगा दिया है। प्राइस कैप का मतलब क्या होता है कि ये कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसकी एक प्राइसिंग को तय कर देता है कि ये एक प्रोडक्ट का प्राइस है, इसके ऊपर जाने पर आपको ये सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह का वो प्राइस कैप लगा देते हैं जिसमें ऑब्वियसली मतलब उस प्राइस कैप पे जो उत्पादन करता देश है वो सहमत नहीं होगा और इसके बाद उसको प्रतिबंधों का सामना करना ही पड़ेगा। तो रूस ने अब क्या किया है कि जो भी उस प्राइस कैप के समर्थन में देश हैं उन पे ये जो है अपना क्रूड ऑयल देने का जो रोक लगा रखी है क्रूड ऑयल देने पे, और इस प्राइस कैपिंग के समर्थन में भारत नहीं है। और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कितने बहुमत से सुनाया? और यह जो बहुमत है ये 4:1 का है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी सरकार के 2016 के 500 रुपये और 1000 रुपये मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखा है। संविधान पीठ के 4
अनुपात 1 बहुमत से लिए गए फैसले में कहा गया कि केंद्र सरकार की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना वैध थी और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरी। नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर सन 2016 में नोटबंदी की थी। इसके बाद अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर हो गई और धीरे धीरे कई और याचिकाएं दायर होती गईं, जो अभी तक लगभग 52 के आसपास याचिकाएं थीं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ सभी को खारिज कर दिया और भारत सरकार के नोटबंदी के फैसले को समर्थन दे दिया है। और इसमें 5 जजों की बेंच थी, जिसमें से 4 जजों ने इसे समर्थन दिया है, एक जज ने इसके विरोध में फैसला दिया है, लेकिन क्योंकि बहुमत 4 का है इसलिए इस फैसले को भारत सरकार के समर्थन में ही माना जाएगा। और इनमें जो जज थे, इसमें जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना थे। और जो जस्टिस BV नागरत्ना है, इन्होंने इसके विरोध में फैसला दिया था। बाकी जो 4 जज हैं, ये चारों लोगों ने इसके समर्थन में फैसला दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। लंदन स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR के अनुसार भारत किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा? और यह जो प्रिडिक्शन किया गया है, ये वर्ष 2037 तक ऐसा माना जा रहा है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल CEBR का वार्षिक प्रकाशन है। जो भी इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं ये प्रकाशित की जाती हैं और कोई एक इसका शीर्षक रहता है, तो इसका शीर्षक है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल। यह रिपोर्ट वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आर्थिक रुझानों को ट्रैक करती है। यह 2037 तक 191 देशों के आर्थिक पूर्वानुमान को प्रस्तुत किया है इस रिपोर्ट के अनुसार इसने। और भारत के 2037 तक तीसरी आर्थिक महाशक्ति और 2035 तक 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद इस रिपोर्ट के द्वारा जताई जा रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? और यह बन गए हैं एलन मस्क। टेस्ला के ऑनर हैं एलन मस्क, और यह एक ऐसा रिकॉर्ड है उनके नाम पर जो वो नहीं चाहेंगे कि जुड़े, लेकिन वो जुड़ गया है उनके साथ। टेस्ला के CEO एलन मस्क 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। पिछले 1 साल से मस्क की संपत्ति काफ़ी तेजी से गिर रही है और दुनिया के नंबर 1 अमीर शख्स होने का तमगा भी उनसे छिन गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मस्क की संपत्ति गिरकर 137 अरब डॉलर पर आ गई है, जो कि 4 नवंबर 2021 को अपने सबसे उच्चतम स्तर 340 अरब डॉलर पर थी। तब से मस्क 200 अरब डॉलर खो चुके हैं। दिसंबर में मस्क को पछाड़कर लग्जरी गुड बनाने वाली कंपनी LMVH के मालिक बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का तमगा हासिल कर लिया है। और इससे पहले मस्क 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के दूसरे व्यक्ति बने थे जेफ बेजोस के बाद। और उन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर का अधिग्रहण किया है और उसके बाद से उनका समय ठीक नहीं चल रहा है। टेस्ला के शेयर में तो लगभग 70% की गिरावट आ चुकी है और ट्विटर के शेयर भी धीरे धीरे गिर रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति 200 अरब डॉलर जो है काफ़ी बड़ी संपत्ति है जो उनकी कम हो गई है। देखते हैं अगला और आखिरी प्रश्न। पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? और यह शुरुआत की गई है गुजरात में। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अमरेली गुजरात में पशुओं के लिए मोबाइल IVF लैब का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री रूपाला ने बताया कि यह भारत की पहली IVF मोबाइल इकाई है। इस इकाई की मदद से अमरेली के पशुपालकों को IVF तकनीक उपलब्ध कराने का काम शुरू हो गया है। IVF तकनीक पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराने की एक प्रक्रिया है और इस तरह की एक मोबाइल वैन चलाई जा रही है जो कि पूरे भारत में पहला राज्य गुजरात बन गया है जहां पर इस तरह की वैन शुरू की गई है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।